नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम एनालॉगी या सिमिलैरिटी से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न आपकी गवर्नमेंट या एग्ज़ाम्स या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसी प्रकार का कंटेंट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम हमारे चैनल पे रीजनिंग से संबंधित और मैथ से संबंधित वीडियोस पोस्ट करते हैं जो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के हमारे पहले प्रश्न में हमें दो संख्याएं दी हुई हैं पहले और दूसरे स्थान पे, और हमें इनके बीच में जो लॉजिक लगा हुआ है उसी रीजनिंग के आधार पे तीसरे और चौथे स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। अब हमें कौन कौन सी दो संख्याएं दी हुई है? 9 और उसके अनुपात में दिया हुआ है सामने 50। तो जब भी संख्याएं एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती हैं तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस की ट्रिक के बजाय मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न की ट्रिक से मिलने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है 9 और 9 के बाद दिया हुआ है सीधे 50। तो 9 से 50 हम कैसे ला सकते हैं? 9 से अगर हमको 50 लाना हो तो हम 9 में अगर 5 का गुणा करें तो हमको क्या मिलता है? 9 में 5 का गुणा करने पे 45 मिलता है, और इसी 45 में अगर हम 5 जोड़ दें तो हमको मिलता है 50। तो यही लॉजिक अगर हम ऑप्शंस में दी हुई संख्याओं में लगाते हैं तो हमें देखते हैं कौन सी संख्या इस लॉजिक का पालन कर रही है। तो 22 और 22 के सामने दिया हुआ है 110। तो 22 में अगर हम 5 का गुणा करें तो हमको मिलता है 110, और 110 में अगर 5 जोड़ दें तो मिलता है 115। तो ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा सही नहीं होगा। दूसरे नंबर के ऑप्शन में दिया हुआ है 18। 18 में 5 गुणा करने पे मिलता है 90, और 90 में 5 जोड़ने पे मिलता है 95। तो ये ऑप्शन नंबर 2 भी सही नहीं होगा। तीसरे नंबर के ऑप्शन में दिया हुआ है 15। 15 में 5 का गुणा करने पे मिलेगा 75, और 75 में 5 जोड़ने पे मिलेगा 80। तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही नहीं होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। जो लॉजिक का फॉलो कर रहा है, 20 में अगर हम 5 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 100, और 100 में अगर हम 5 जोड़ दें तो हमको मिलता है 105। मतलब पहली संख्या में 5 का गुणा करा और फिर 5 जोड़ दिया तो हमें हमारा उत्तर मिलता है ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमें चौथे नंबर पे के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी, पहले और तीसरे में जो संबंध है उसके आधार पे। तो पहले और दूसरे में जो संबंध है, पहली संख्या है 5 और उसके सामने दिया हुआ है अनुपात में 124। फिर से वही लॉजिक लगेगा क्योंकि 5 और 124 में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। जब भी ऐसा होता है तो हमें मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीज़न, गुणा या भाग की या फिर स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक लगानी होती है। तो 5 में अगर हम 125 को ध्यान से देखें तो ये 5 के घन के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। 5 का घन क्या होता है? 5 का घन होता है 125। 5 का घन होता है 125। 125 से अगर 124 लाना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा? 125 माइनस 1 बराबर 124। यही लॉजिक यहाँ पे भी लगा हुआ है कि जो संख्या है उसका घन किया और उसमें से 1 घटा दिया। तो दूसरी संख्या क्या है यहाँ पे? दूसरी संख्या है 7। तो हम 7 का घन करेंगे तो ये क्या होता है? 7 का घन होता है 343, और इसमें से अगर हम 1 घटा दें तो हमें क्या मिलता है? 342। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न में हमें संख्याएं दी हुई हैं 412, 412, उसके सामने अनुपात में 49, फिर दिया हुआ है 361 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 412, और उसके सामने दिया हुआ है अनुपात में 49। फिर से संख्याओं को देखने पे हम पाते हैं कि संख्याएं काफ़ी ज़्यादा बड़ी या छोटी हैं। तो 412 के सामने 49 काफ़ी छोटा है, तो हमें हमारा उत्तर प्लस माइनस की जगह मल्टीप्लिकेशन या फिर भाग देने से या फिर स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक से मिलेगा। तो 412 से अगर हमको 49 लाना हो तो हम कैसे ला सकते हैं? 412 से 49 लाने के लिए तो एक बहुत बड़ी संख्या घटानी पड़ेगी। उसके स्थान पे अगर हम इसके तीनों अंकों को जोड़ दें, 4 धन 1 धन 2 कर दें तो कितना मिलता है?
4 धन 1 धन 2 बराबर होता है 7, और इस 7 का वर्ग कर दें तो हमको क्या मिलता है 49। यही यहाँ पे हुआ है कि संख्या के अंकों को जोड़ा है, 1 4 और 1 5 और 2 7, और 7 जो मिला है 7 का वर्ग किया है तो हमें दूसरी संख्या मिली है। तो यहाँ पे तीसरे नंबर के स्थान पे कौन सी संख्या दी हुई है, वहां दी हुई 361। इसके अंकों को जोड़ें तो क्या मिलेगा, 3 धन 6 धन 1 बराबर होता है 10, और 10 का अगर हम वर्ग कर दें तो हमको क्या मिलता है, 10 का वर्ग करने पे 100 मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न में हमें 3 संख्याएं दी हुई है, 3 संख्याओं का एक सेट दिया हुआ है जो एक निश्चित लॉजिक को फॉलो कर रही हैं। उसी लॉजिक के आधार पे हमें ऑप्शंस में से उसी लॉजिक को फॉलो करने वाला सेट ज्ञात करना है। तो कौन कौन सी संख्या दी हुई है हमें, यहाँ दिया हुआ है हमें 14, फिर दिया हुआ है 17, और फिर दिया हुआ है 961। 961 दिया हुआ है। 961 किसका वर्ग होता है, ये वर्ग होता है 31 का वर्ग होता है। ये 31 का वर्ग करने पे हमको 961 मिलता है। एक तो यहाँ पे हमें हिंट मिल रही है। अब ये वाली जो दो संख्याएं हैं आप देखिए 14 और 17, और तीसरी संख्या जो है 961, इन दोनों संख्याओं की तुलना में ये संख्या काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो यहाँ पे फिर से हमें स्क्वायर या क्यूब वाली ट्रिक लगानी होगी, मल्टीप्लिकेशन या फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न वाली ट्रिक लगानी होगी। तो 14 और 17 का अगर हम आपस में गुणा भी कर दें, 14 गुणित 17 कर दें, तो क्या हमको 961 मिलता है क्या, नहीं, ये तो काफ़ी छोटी संख्या मिलेगी। तो स्क्वायर या क्यूब वाली ट्रिक लगाएं तो कैसे हमारा उत्तर मिल सकता है। 14 का अगर स्क्वायर करें तो हमको मिलेगा 196, और 17 का स्क्वायर करें तो हमको मिलता है 289। तो इन दोनों को जोड़ने पे भी 961 नहीं मिलेगा। अगर हम इन दोनों संख्याओं को ही आपस में जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है 31। 14 और 17 को जोड़ने पे क्या मिलता है 31, और 31 का वर्ग हमने देखा क्या होता है, 31 का वर्ग होता है 961। तो यहाँ पे क्या लॉजिक लगा हुआ है कि दोनों संख्याओं को, जो शुरू की संख्याएं हैं, पहली दो संख्याएं हैं, उन दोनों को जोड़ा, उसके बाद उनके योग का वर्ग किया तो हमें तीसरी संख्या मिली। तो यहाँ पे ऐसा लॉजिक कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है ये हमको देखना है। तो 11 और 12 को जोड़ने पे क्या मिलता है 23, और 23 का वर्ग क्या होता है, 23 का वर्ग होता है 529। लेकिन यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 729 दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर नहीं होगा। फिर दिया हुआ है 15 और 14, इन दोनों को जोड़ने पे क्या मिलता है, 15 और 14 को जोड़ने पे मिलता है 29। 29 का वर्ग क्या होता है 841, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 743, ये भी गलत ऑप्शन हुआ। फिर दिया है 12 और 18, इन दोनों को जोड़ने पे क्या मिलता है 30। 30 का वर्ग होता है 900। ऑप्शन नंबर 3 भी सही नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सही उत्तर होगा। देखते हैं क्या लॉजिक है। 13 और 19 को जोड़ा तो हमको मिलता है 32, और 32 का वर्ग किया तो हमको मिलता है 1024। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। फिर से इसी प्रकार का प्रश्न दिया हुआ है जिसमें हमें 3 संख्याएं एक सेट में दी हुई है, और जो लॉजिक वो आपस में फॉलो कर रही है, उसी लॉजिक के आधार पे हमें इन ऑप्शंस में से हमारा उत्तर ज्ञात करना है। तो कौन सा लॉजिक ये फॉलो कर रही है, दिया हुआ है हमें 49, फिर दिया हुआ है 81, और फिर दिया हुआ है 121। ये सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं। 49 किसका पूर्ण वर्ग है, ये 7 का पूर्ण वर्ग है। 81 9 का पूर्ण वर्ग है, और 11 का पूर्ण वर्ग है 121। तो अब ऐसे कैसे इसमें दिया हुआ है 7 से पहले 9 गए हैं, मतलब यहाँ पे 2 बढ़े, और 9 से लेके 11 गए, मतलब यहाँ पे भी 2 बढ़े। तो 2 के अंतर पे संख्याएं बढ़ रही है और उनका वर्ग यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसा लॉजिक कहाँ पे लग रहा है ये देख लेते हैं। 9 4 8, 9 किसका वर्ग होता है 3 का होता है, 3 का वर्ग। 4 किसका होता है 2 का वर्ग होता है, और 8 किसी का वर्ग होता है क्या, नहीं, ये तो 2 का घन होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा सही उत्तर नहीं होगा। फिर बढ़ते हैं अगले ऑप्शन पे। दिया हुआ 16 किसका वर्ग है 4 का वर्ग है, 25 5 का वर्ग है, और 49 7 का वर्ग है।
दो के अंतर पर संख्याएं बढ़ी क्या, ये 4 से लेके 5, यहाँ पे तो सिर्फ +1 का अंतर है, और 5 से लेके 7 यहाँ 2 है, लेकिन इसमें सिर्फ +1 का अंतर है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा सही उत्तर नहीं होगा। 3 पे चलते हैं। 3 में क्या दिया हुआ है, 36। 36 मतलब 6 का वर्ग, 64 मतलब 8 का वर्ग, और 100 मतलब 10 का वर्ग। तो यहाँ पे ये लॉजिक लगा हुआ है, ये दो के अंतर से संख्याएं बढ़ी है, यहाँ पे 6 से लेके 8 आए और 8 से लेके 2 आए, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो सकता है। 4 को भी देख लेते हैं। 16 है, 16 किसका वर्ग होता है, 16 वर्ग होता है 4 का। 64 किसका वर्ग होता है, 64 होता है 8 का। और 100 किसका वर्ग होता है, 10 का। तो यहाँ 4 से लेके 8 मतलब +4 हुआ है, और यहाँ +2 हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा सही उत्तर नहीं है। हमने देखा ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा सही उत्तर नहीं है, हमने देखा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर से 3 संख्याओं का सेट दिया हुआ है, जो लॉजिक लगा हुआ है वो हमको ढूंढना है और उसी के आधार पर उत्तर प्राप्त करना है। संख्याएं कौन कौन सी दी हुई है, 6 दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, और 1296 दिया हुआ है। संख्याएं काफी ज्यादा अंतर से बड़ी हो रही है। 6 के बाद सीधे हो गया 36 और 36 के बाद हो गया 1296। अगर हमको संख्याओं के वर्गों की जानकारी है, हमें 50 तक के वर्ग याद होना चाहिए, 50 संख्याओं तक के वर्ग याद होना चाहिए, तो ये सवाल हम काफ़ी आसानी से कर लेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस प्रकार के सवाल आजकल परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6 के सामने दिया हुआ है 36, तो 6 का वर्ग करने पे हमको क्या मिलता है, 36 मिलता है। और 36 के सामने दिया हुआ है 1296, तो 36 का वर्ग करने पे हमको क्या मिलता है, 1296 मिलता है। मतलब पहली संख्या का वर्ग किया तो दूसरी संख्या मिली, दूसरी संख्या का वर्ग किया तो तीसरी संख्या मिली। सिंपल सा लॉजिक लगा हुआ है। ऑप्शंस की ओर चलते हैं। ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, 7 का वर्ग करने पे मिलता है, 7 का वर्ग करने पे मिलता है 49, और 49 का अगर हम वर्ग कर दें तो 49 का वर्ग होता है 2401, 2401 होता है, लेकिन यहाँ पे 2409 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर नहीं होगा। फिर दिया हुआ है पहली संख्या यहाँ पे 4, तो 4 का वर्ग करने पे मिलता है 16, 4 का वर्ग करने पे मिलता है 16, और 16 का वर्ग करने पे मिलता है 256, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है तीसरी संख्या के रूप में 64, तो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा सही उत्तर नहीं होगा। अब तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं। तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है 3, तो 3 का वर्ग करने पे मिलता है 9, 9 का वर्ग करने पे मिलता है 81, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये लॉजिक फॉलो कर रहा है, पहली संख्या के वर्ग से दूसरी संख्या और दूसरी संख्या के वर्ग से तीसरी संख्या। चौथे ऑप्शन पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10, 10 का वर्ग करने पे मिलता है हमको, 10 का वर्ग होता है 100, और 100 का वर्ग होता है 10,000, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है हमें ऑप्शन में 5,000, तो ऑप्शन नंबर 4 भी सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमने देखा हमारा सही उत्तर है। काफ़ी अच्छा प्रश्न था दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में हमें अल्फ़ाबेट से संबंधित समूह दिए हुए हैं, अक्षरों के समूह दिए हुए हैं, इनमें जो लॉजिक लगा हुआ है वो हमको ज्ञात करना है, और इस प्रकार चौथे स्थान पर जो अक्षर समूह आएगा वो हमको ज्ञात करना है। पहला समूह क्या दिया हुआ है, JIH K, और इसके सामने क्या दिया हुआ है हमें, PONQ। जब भी अल्फाबेट से संबंधित प्रश्न आए तो हमें एक दो चीजें ध्यान रखनी होती है। ये तो पहले तो ये देखना होता है जो पहला समूह है उसमें जो लेटर्स हैं, नंबर ऑफ लेटर्स हैं, दूसरे समूह पे भी उतने ही लेटर हैं क्या, वो बराबर हैं क्या। तो जैसे यहाँ पे 4 हैं, 1 2 3 4, इधर भी दिए हुए 1 2 3 4, तो ये बराबर हैं। और दूसरा लॉजिक ये समझना होता है, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ये भी हमें हमेशा याद होना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला था 1 से लेके 50 तक के वर्ग याद होना चाहिए, 1 से लेके कम से कम 25 तक के क्यूब याद होना चाहिए, और इसी प्रकार हमें ए से लेके Z तक जो अंग्रेजी की वर्णमाला होती है उसकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। तो ABCDXYZ, तो कितने लेटर होते हैं हम जानते हैं अंग्रेजी की वर्णमाला में, 26 लेटर होते हैं। तो A की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 1, B की 2, C की 3, D की 4, इसी प्रकार X की आगे बढ़ते हुए X की 24, Y की 25 और Z की 26, इस प्रकार की इनकी प्लेस वैल्यू होती है। ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब हम देखें यहाँ पे जो समूह दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, JIH और उसके बाद दिया हुआ है K।
तो जे से लेके अगर आई तक आना हो तो हम अंग्रेजी की वर्णमाला में आगे बढ़ते हैं, तो आई के बाद जे आता है, आई जे ऐसा चलता है। तो ये क्या हुआ है, एक स्थान हम पीछे गए हैं। फिर आई से लेके एच आना है तो भी क्या हुआ है, हम एक स्थान पीछे गए। इस प्रकार से वर्णमाला चलती, एच आई जे। और एच से लेके के आए हैं, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, एच के बाद एक दो, तो एक दो तीन स्थान आएंगे। एच के बाद आएगा आई, आई के बाद आएगा जे, और जे के बाद आएगा के। तो यहाँ पे हम तीसरे स्थान पे आगे आए हैं, मतलब +3 हुआ है। पहले के दो लेटर्स में क्या हुआ, जे से लेके आई मतलब -1, आई से लेके एच मतलब -1, और फिर हम 3 स्थान आ गया है। ऐसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ई से लेके ओ, मतलब यहाँ पे भी -1 हुआ। ओ से लेके एन, यहाँ पे भी -1 हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ, +3 हुआ, NOPQ। ये लॉजिक यहाँ लगा हुआ है। अब देखते हैं हमें जो अगले अगला तीसरे नंबर पे अक्षर समूह दिया हुआ है, वहां पे भी यही लॉजिक होगा, WVUX। तो यहाँ पे W से लेके V मतलब -1, V से लेके U मतलब -1, और U से लेके X मतलब +3। यही लॉजिक यहाँ लगा हुआ है। ऑप्शंस में से -1 +3 वाला लॉजिक कौन सा समूह ज्ञात पालन कर रहा है, ये हमको देखना है। तो पहले दिया हुआ है हमें KNML। अब यहाँ पे इन प्लेस वैल्यू का काम आएगा। K की प्लेस वैल्यू होती है 11, N की प्लेस वैल्यू होती है 14, M की प्लेस वैल्यू होती है 13, और L की प्लेस वैल्यू होती है 12। तो यहाँ पे क्या हुआ, 11 से लेके 14 मतलब +3 हुआ, फिर हुआ -1, और फिर हुआ -1। जबकि यहाँ पे क्या लॉजिक था, -1 फिर था -1 और +3, लेकिन यहाँ पे +3 -1 है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, दूसरा ऑप्शन है RSTU। R की प्लेस वैल्यू होती है 18, S की प्लेस वैल्यू होती है 19, T की होती है 20, और U की होती है 21। तो यहाँ पे तो +1 ही हुआ है, +1 +1 +1, तो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा सही उत्तर नहीं होगा। तीसरे नंबर के ऑप्शन पे क्या दिया हुआ है हमको देखते हैं। तीसरे नंबर के ऑप्शन पे दिया हुआ है HIGJ। H की प्लेस वैल्यू होती है 8, I की प्लेस वैल्यू होती है 9, G की प्लेस वैल्यू होती है 7, और J की प्लेस वैल्यू होती है 10। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 8 से लेके 8 8 HIJ के, तो यहाँ पे कौन सी हो गया हमारे पास ऑप्शन, ये हो गया +1, ये हो गया -2, और ये हो गया +3। तो ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा सही उत्तर नहीं होगा। अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन क्या दिया हुआ है हमें, अगला ऑप्शन दिया हुआ है MLKN। M की प्लेस वैल्यू 13, L की 12, K की 11, और N की 14। तो यहाँ क्या हुआ, ये -1 फिर हुआ -1, और 11 से लेके 14 मतलब +3। तो ऑप्शन नंबर 4 इस लॉजिक को फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आपने देखा दोस्तों कि हमें प्लेस वैल्यू कितनी ज़्यादा जरूरी होती है इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें इन दोनों की लॉजिक के आधार पे चौथे स्थान पे आने वाले लेटर्स का समूह ज्ञात करना है। क्या है यहाँ पे, A, फिर दिया हुआ है L, और उसके सामने दिया हुआ है C, और दिया हुआ है N। प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी काम में आएगा। तो A से लेके C तक आना है, तो मतलब क्या हुआ, ABC, यहाँ पे हुआ +2। L से लेके N तक आना है, तो LMN, यहाँ पे भी हुआ +2। तो इसमें जो प्रत्येक लेटर है उसमें 2 स्थान आगे बढ़े, A से लेके C तक आए और L से लेके N तक आए। इसी प्रकार यहाँ पे क्या है दिया हुआ है हमें, D, फिर दिया हुआ है A। तो D में अगर हम +2 करें तो क्या हो जाएगा, DEF, और A में अगर हम +2 करें तो ये क्या हो जाएगा, ABCFC। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। काफी ज्यादा सरल प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है,
ए जेड दिया हुआ है और उसके सामने दिया हुआ है बी वाई, ए जेड और उसके सामने दिया हुआ है बी वाई। ए से लेके बी तक आए मतलब ये हुआ +1, और जेड से लेके वाई तक आए मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ -1, क्योंकि ए के बाद बी आता है और वाई के बाद जेड आता है। तो इसी प्रकार डी डब्ल्यू दिया हुआ है, तो डी और यहाँ दिया है डब्ल्यू, डी में अगर हम +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी के बाद ई आता है, और डब्ल्यू में अगर हम -1 करेंगे तो क्या आता है, वी आता है, RSTUVW, इस तरीके से चलती है वर्णमाला। तो ईवी ऑप्शन क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ जाएगा, ईवी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दिया गया है बी के सामने 16 और डी के प्रश्नवाचक स्थान पे क्या आएगा, ये हमको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा ये हमको ज्ञात करना है। तो फिर से वही लॉजिक हमको लगाना है। वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, ए बी सी से लेके एक्स वाई जेड, सबकी प्लेस वैल्यू 1 2 3 24 25 26। तो बी की प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए कि एक वर्णमाला के सामने या फिर अंग्रेजी के लेटर्स के सामने अंक दिए हों, तो हमें हमारा प्लेस वैल्यू से उत्तर मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। तो बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, बी की प्लेस वैल्यू होती है 2। तो बी के सामने दिया हुआ था 16 और इसकी प्लेस वैल्यू होती है 2। तो 2 से लेके हम 16 कैसे ज्ञात कर सकते हैं, अगर हम 2 की घात 4 कर दें तो हमें हमारा उत्तर मिल सकता है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, ये हो जाता है 4 और ये हो जाता है 4, दोनों का गुणा करने पे मिलता है 16। मतलब पहले स्थान पे जो लेटर दिया हुआ था उसकी प्लेस वैल्यू की घात 4 करने पे हमें हमारा उत्तर मिला। इसी प्रकार अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है डी, तो डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, 4 की घात अगर हम 4 कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4, ये हो जाता है 16 और ये हो जाता है 16, 16 गुणित 16 मतलब 256। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 256 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर से हमें ऐसे समूह दिए हुए हैं जिसमें अंग्रेजी की लेटर्स भी हैं और नंबर्स भी हैं। तो फिर हमें हमारा यही लॉजिक लगाना पड़ेगा, अंग्रेजी की प्लेस वैल्यू वर्णमाला की प्लेस वैल्यू क्या होती है, उसी से हमारा उत्तर मिलने की संभावना हमें ज़्यादा है। तो C3F6 C3F6 इसे इस प्रकार से लिखते हैं और उसके सामने क्या दिया हुआ है हमें I9L12। तो 6 से लेके 12 मतलब +6 हुआ, 9 3 से लेके 9 मतलब +6 हुआ। C की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 3 होती है और F की प्लेस वैल्यू होती है 6। इसी प्रकार I की प्लेस वैल्यू होती है 9 और L की प्लेस वैल्यू होती है 12। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी +6 हुआ और यहाँ भी +6 हुआ। तो 6 स्थान ये आगे बढ़े, C से लेके I आया मतलब +6 हुआ, F से लेके 9 आए मतलब +6 हुआ, F से लेके L आए मतलब +6 हुआ और 6 से लेके 12 आए मतलब +6 हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हमें दिया हुआ है K11 N14। तो इसमें अगर हम +6 कर दें तो ये हो जाता है 17 और 14 में +6 कर दें तो यह हो जाता है 20। तो n की प्लेस वैल्यू होती है 14, 14 में अगर हमने +6 किया तो क्या मिलता है 20 और 20 के स्थान पे आ जाता है t। और इसी प्रकार q की प्लेस वैल्यू होती है 11, 11 में अगर हमने +6 किया तो हमें मिलता है 17 और 17 के स्थान पे आता है q। तो Q17T20 ये हमारा ऑप्शन होगा, Q17T20 ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हमने देखा कि यहाँ पे फिर से हमें अंग्रेजी की वर्णमाला के कुछ लेटर्स दिए हुए हैं और लेटर्स के सामने कुछ अंक दिए हुए हैं।
तो प्लेस वैल्यू का अगर हम यहाँ पे लॉजिक लगाएं तो देखते हैं हमको क्या मिलता है। आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, लेकिन यहाँ पे हमें दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे हमको दिया हुआ है 9। उसी प्रकार यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, एस की प्लेस वैल्यू होती है 19 और टी की प्लेस वैल्यू होती है 20। तो 18, 21, 19, 20, इस लॉजिक से तो हमें हमारा उत्तर नहीं मिल रहा है। जब हमें हमारा उत्तर इस लॉजिक से नहीं मिले या हमें कोई हिंट नहीं मिले तो हमें फिर एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे मान लेनी चाहिए। एब्सोल्यूट वैल्यू मान लेनी चाहिए मतलब आर यू एस टी, उसके सामने क्या दिया हुआ है 9, 6, 8, 7, 4 लेटर ऊपर थे, 4 अंक नीचे हैं, मतलब कि प्रत्येक एक लेटर एक अंक को दर्शा रहा है। तो आर का मतलब हुआ 9, यू का मतलब हुआ 6, एस का मतलब हुआ 8 और टी का मतलब हुआ 7। ये यहाँ पे लॉजिक लगा हुआ है। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है टी एस यू आर। तो टी की के लिए कौन से अंक था, 7 था, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। एस के लिए कौन सा अंक था, 8। यू के लिए कौन सा अंक है, 6, और आर के लिए कौन सा अंक है, 9। तो 7, 8, 6, 9, 7, 8, 6, 9, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 वर्ड के पेयर दिए हुए हैं और उनके बीच में जो लॉजिक लगा हुआ है वही लॉजिक के आधार पे हमें ऑप्शंस में से हमारा उत्तर ज्ञात करना है। तो कौन कौन से 2 वर्ड दिए हुए हैं, स्पून और दिया हुआ यूटेंसिल। स्पून मतलब चम्मच, तो स्पून का अगर हम एक सर्कल बना दें, और यूटेंसिल मतलब घर में इस्तेमाल होने वाले किचन से संबंधित बर्तन, तो ये हो जाएगा यूटेंसिल, क्योंकि काफ़ी सारे तरीके के यूटेंसिल होते हैं। चम्मच के अलावा ग्लास होता है, थाली होती है, कढ़ाई होती है, इस प्रकार के बहुत सारे यूटेंसिल्स होते हैं। और स्पून एक यूटेंसिल का प्रकार है, मतलब स्पून छोटा टाइप है और उसका पूरा जो समूह है, उसका समूह, वो किस समूह का हिस्सा है, यूटेंसिल के समूह का हिस्सा है। तो देखते हैं ऐसा लॉजिक किस में लगा हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है स्कूटर और फिर दिया हुआ है व्हीकल। व्हीकल मतलब गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे मोटर बाइक होती है, स्कूटर होती है, कार होती है, ट्रक होते हैं, बस होती है, और स्कूटर उसका एक हिस्सा है। तो स्कूटर का अगर ये सर्कल है तो व्हीकल का ये सर्कल बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस लॉजिक को फॉलो कर रहा है। दूसरे को देखते हैं, दूसरे में क्या दिया हुआ है, बस और पैसेंजर। बस तो एक ट्रांसपोर्ट का माध्यम है और पैसेंजर उसमें सवारी करता है, लेकिन पैसेंजर बस का एक टाइप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर नहीं होगा। हाउस और एक्सपेंडिचर, हाउस मतलब घर और एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, तो ये भी एक दूसरे से संबंधित नहीं है। हाउस का एक प्रकार घर नहीं होता है, और फिर किचन और कुकिंग, किचन में कुकिंग की जाती है लेकिन किचन का एक प्रकार कुकिंग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इस लॉजिक को फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। फिर क्या दिया हुआ है हमें, फिर हमें दिया हुआ है सीजन और उसके सामने दिया हुआ है विंटर। फिगर के सामने आने वाला शब्द हमको ऑप्शन में से ज्ञात करना है। सीजन मतलब मौसम, और मौसम कई प्रकार के होते हैं, हम समझ जानते हैं, गर्मी होती है, बारिश होती है, ठंड होती है, पतझड़ होता है। तो विंटर का मतलब होता है ठंडी का मौसम, ठंड का मौसम, सर्दियों का मौसम। तो सीजन काफी प्रकार के होते हैं और विंटर उसमें से एक टाइप होता है। अब देखते हैं, फिगर मतलब आकृति, आकृति भी कई प्रकार की होती है। तो जो ऑप्शन में से हमें एक आकृति को दर्शा रहा है, एक आकृति बता रहा है, वो हमारा सही उत्तर होगा। तो डायगोनल एक आकृति होती है क्या, डायगोनल एक आकृति का प्रकार होता है। एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज में एक ऐसा डायगोनल इस प्रकार से या इस प्रकार से हो सकता है। तो डायगोनल एक संपूर्ण आकृति नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर नहीं होगा। एंगल, एंगल भी हमने देखा कि कोई भी एक आकृति है, जैसे ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, तो इसमें ये कोण होते हैं, लेकिन ये एक संपूर्ण आकृति है क्या, एंगल मतलब कोण, ये संपूर्ण आकृति नहीं है। ट्राइंगल, ट्राइंगल एक संपूर्ण आकृति है, ये देखिए इस प्रकार से। और साइड्स मतलब चौथे नंबर के ऑप्शन पे, जैसे
एक चतुर्भुज की साइड हो सकती है, त्रिभुज की साइड हो सकती है, तो ये भी एक संपूर्ण आकृति नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा कि फिगर मतलब आकृति, और आकृति का एक प्रकार होता है ट्राइंगल। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहले स्थान पे दिया हुआ हमें कैंडल यानी मोमबत्ती, और इल्यूमिनेट मतलब प्रकाश करना। इल्यूमिनेट का मतलब होता है प्रकाश करना या फिर उजाला फैलाना। तो मोमबत्ती क्या करती है? उजाला फैलाती है। तो पहले स्थान पे जो शब्द दिया हुआ है उसके कार्य को दूसरे स्थान पे दिए हुए शब्द से दर्शाया गया है। यही हमको देखना है कि ऑप्शंस में कौन सा वाला कर रहा है, कौन सा वाला पेयर इसी लॉजिक को फॉलो कर रहा है। फैन मतलब होता है पंखा। पंखा क्या करता है? हवा करता है, एयर स्प्रेड करता है, एयर फैलाता है। लेकिन यहाँ पे तो हुआ है सफोकेशन। सफोकेशन मतलब घुटन होना। तो पंखे से हमें घुटन होती है क्या? नहीं। पंखे के कार्य से हमें घुटन प्राप्त होती है? नहीं, बल्कि वो तो और घुटन दूर करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर नहीं होगा। इसी प्रकार बल्ब और दिया हुआ है डार्क। बल्ब मतलब हमारे घरों में जो बल्ब इस्तेमाल होता है, और डार्क मतलब अंधेरा। तो बल्ब से डार्क होता है क्या? नहीं, बल्ब से तो रोशनी होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा सही उत्तर नहीं होगा। फिर दिया हुआ है रेफ्रिजरेटर और कूल। तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है? ठंडा करता है चीज़ों को। तो रेफ्रिजरेटर कूल करता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। ओवन ग्राइंड नहीं करता है, ओवन बेक करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा सही उत्तर नहीं होगा। ग्राइंड हम मिक्सी से करते हैं, मिक्सर से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जिसमें दिया हुआ है रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर चीज़ों को ठंडा करता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। थैंक यू।